हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 8 चैप्टर 3 ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने ग्रामीण क्षेत्र पर शासन कैसे चलाया, कैसे वह यहाँ दीवान बन गई, वह व्यापार के दृष्टिकोण से आई और उसने यहाँ राजनीतिक सत्ता पर भी अपना नियंत्रण स्थापित करा और भारत के ग्रामीण क्षेत्रों पर उसने किस प्रकार से शासन चलाया। इन सब बातों का हम इस चैप्टर के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इसमें हमारा पहला टॉपिक है कंपनी दीवान बन गई, यानी 12 अगस्त 1765 को मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान तैनात किया। ये दीवान क्या था? दीवान था कि जो भी रियासतें जैसे बंगाल हुआ, उड़ीसा, इसकी दीवानी, यहाँ के जो अब राजनीतिक और आर्थिक मुद्दे हैं वो कंपनी के हाथों में सौंप दिए गए। इसलिए कंपनी क्या बन चुकी थी? दीवान बन चुकी थी। इस बात की पूरी संभावना है कि यह घटना मुट्ठी भर अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों की मौजूदगी में रॉबर्ट क्लाइव के तंबू में घटी होगी। लेकिन ऊपर दिए गए चित्र, ये जो हमने अभी ऊपर चित्र देखा था, ये इसमें से एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। ऊपर दिए गए चित्र में इस घटना को एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया गया है। ये चित्र उस चित्रकार ने बनाया है जिसे रॉबर्ट क्लाइव ने अपने जीवन की यादगार घटनाओं को चित्रित करने का जिम्मा सौंपा था। बंगाल की दीवानी हाथ आ जाना अंग्रेज़ों के लिए निश्चय ही एक बड़ी घटना थी। मतलब जब अंग्रेज़ों को बंगाल की दीवानी मिली तो ये अंग्रेज़ों के लिए एक बहुत बड़ी घटना थी। अब अंग्रेज़ों को भारत से आमदनी शुरू हो चुकी थी। दीवान के तौर पर कंपनी अपने नियंत्रण वाले भूभाग के आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन गई थी। मतलब अब जो कंपनी के नियंत्रण में भूभाग था, कंपनी उसके आर्थिक मामलों की मुख्य शासक बन चुकी थी। अब उसे अपनी ज़मीन का शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का रास्ता ढूंढना था। अब कंपनी को जो उसके नियंत्रण में क्षेत्र था उसका शासन चलाने और आमदनी को व्यवस्थित करने का भी रास्ता ढूंढना था। इसके लिए उसे एक ऐसा रास्ता ढूंढना था जिससे कंपनी के बढ़ते खर्चे को पूरा करने के लिए काफ़ी आमदनी जुटाई जा सके। मतलब कंपनी के जो खर्चे बढ़ रहे हैं, ऐसा हो कि कंपनी को आमदनी बढ़े और ये खर्चे घटे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंपनी की आमदनी। कंपनी दीवान तो बन गई थी लेकिन अभी भी खुद को एक व्यापारी ही मानती थी। मतलब 1765 में कंपनी दीवान तो बन चुकी थी लेकिन अभी वह खुद को एक व्यापार ही मानते थे कि वह एक व्यापारी कंपनी है। कंपनी भारी भरकम लगान तो चाहती थी लेकिन उसके आकलन और वसूली की कोई नियमित व्यवस्था करने में हिचकिचा रही थी। मतलब कंपनी यह तो चाहती थी कि उसे भारी भरकम लगान मिले, लेकिन वो जो व्यवस्था स्थापित करेगी उसमें अभी कंपनी हिचकिचा रही थी। उसकी कोशिश यही थी कि वह ज़्यादा से ज़्यादा राजस्व हासिल करे और कम से कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा खरीदे। मतलब कंपनी ये चाहती थी कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लगान मिले और कम कीमत पर बढ़िया सूती और रेशमी कपड़ा मिले जिसको वे ब्रिटेन भेज सके। इसी कारण 5 साल के भीतर बंगाल में कंपनी द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ों का मूल्य 2 गुना हो चुका था। 1865 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोना और चांदी के ये 1865 नहीं, 1765 होना चाहिए, इसमें मिस प्रिंट है। 1765 से पहले क्या था कि कंपनी जो है, क्योंकि 1865 तो हटा दो, 1765 में ही कंपनी क्या बन चुकी थी? बंगाल की दीवान। इसलिए 1765 से पहले कंपनी ब्रिटेन से सोने और चांदी का आयात करती थी और इन चीज़ों के बदले सामान खरीदती थी। ये क्या है? 1765। लेकिन अब क्या हुआ? अब बंगाल में इकट्ठा होने वाले पैसे से ही निर्यात के लिए चीज़ें खरीदी जा सकती थी। मतलब अब जो कंपनी को लगान मिलना शुरू हुआ था बंगाल से, अब कंपनी उन्हीं पैसों से निर्यात, जो ब्रिटेन को चीज़ें निर्यात करनी है, उन्हें खरीद सकती थी। जल्दी ही यह जाहिर हो गया कि बंगाल की अर्थव्यवस्था एक गहरे संकट में फंसती जा रही है। कारीगर गांव छोड़कर भाग रहे थे क्योंकि उन्हें बहुत कम कीमत पर अपनी चीज़ें कंपनी को जबरन बेचनी पड़ती थी। किसान अपना लगान नहीं चुका पा रहे थे, कारीगरों का उत्पादन गिर रहा था और खेती जो है वो चौपट की दिशा में बढ़ चुकी थी।
1770 में पड़े अकाल ने बंगाल में 1 करोड़ लोगों को मौत की नींद सुला दिया। मतलब 1770 में जो बंगाल में अकाल पड़ा उसमें तकरीबन 1 करोड़ लोग मारे गए। इस अकाल ने लगभग 1/3 आबादी समाप्त हो गई थी। इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी समाप्त हो चुकी थी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खेती में सुधार की ज़रूरत। अगर अर्थव्यवस्था संकट में थी तो क्या कंपनी अपनी राजस्व आय के बारे में आश्वस्त रह सकती थी? कंपनी के ज़्यादातर अफसरों को यह लगने लगा था कि ज़मीन में निवेश करना और खेती में सुधार लाना ज़रूरी है। ये काम किस तरह किया जा सकता था? इस सवाल पर 2 दशकों तक बहस चली। मतलब 2 दशक, एक दशक में 20 साल होते हैं तो 2 दशक 40 साल तक, एक दशक में 10 साल होते हैं तो 2 दशक यानी 20 साल तक बहस चली। आखिरकार कंपनी ने 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया। इस बंदोबस्त की शर्तों के हिसाब से राजाओं और ताल्लुकदारों को जमींदारों के रूप में मान्यता दी गई। अब जो जमींदार हुआ करते थे बड़े बड़े, उन्हें पहले राजा कहलाते थे, अब उन्हें क्या कहने लगा? जमींदार कहलाने लगे वो। उन्हें किसानों से लगान वसूलने और कंपनी को राजस्व चुकाने का जिम्मा सौंपा गया। मतलब अब जो जमींदार थे वो किसानों से राजस्व वसूलेंगे और कंपनी को वो लगान चुकाएंगे। उनकी ओर से चुकाई जाने वाली राशि स्थायी रूप से तय कर दी गई थी। मतलब जैसे कि एक जमींदार है, उसके क्षेत्र में 50,000 रुपये सालाना कंपनी को देगा, तो ये उसका जिम्मा था कि वह कंपनी को निश्चित तारीख तक 50,000 रुपये दे, अन्यथा जो उसकी ज़मीन है उसकी वो बेच दी जाती थी और कंपनी उसकी नीलामी कर देती थी। इसका मतलब ये था कि भविष्य में कभी भी उसमें इजाफा नहीं किया जाना था और जो रकम निश्चित कर दी गई थी, भविष्य में चाहे वो उसकी आमदनी घटे या बढ़े, कंपनी उसमें कोई मुनाफा नहीं कर पाती, उसमें अपना हिस्सा नहीं प्राप्त करती, बल्कि वो रकम स्थायी रूप से निश्चित कर दी गई थी। अंग्रेज़ों को लगता था कि इससे उन्हें नियमित रूप से राजस्व मिलता रहेगा और ज़मींदारों को ज़मीन में सुधार के लिए खर्च करने को प्रोत्साहन मिलेगा। उन्हें लगता था कि क्योंकि राज्य की ओर से राजस्व की मांग बढ़ने वाली नहीं थी, इसलिए ज़मींदार बढ़ते उत्पादन से फायदे में रहेंगे। समस्या, मतलब ये जो स्थायी बंदोबस्त आया इसमें समस्या क्या थी? मगर स्थायी बंदोबस्त ने भी समस्या पैदा कर दी। कंपनी के अफसरों ने पाया कि अभी भी जमींदार ज़मीन में सुधार के लिए खर्चा नहीं कर रहे थे। असल में कंपनी ने जो राजस्व तय किया था वह इतना ज़्यादा था कि उसको चुकाने में ज़मींदारों को भारी परेशानी हो रही थी। मतलब कंपनी को ये पता था कि भविष्य में वे राजस्व में और इजाफा नहीं कर सकते, इसलिए कंपनी ने शुरुआत में ही राजस्व को ऊंची दर पर रखा था, जिससे कि उन्हें चुकाने में ज़मींदार और किसानों को परेशानी हो रही थी। जब तक किसान ज़मींदार को लगान नहीं देंगे तो ज़मींदार कंपनी को लगान किस प्रकार देता है, इसलिए ज़मींदार लगान चुकाने में असमर्थ हो जाते थे। जो ज़मींदार राजस्व चुकाने में विफल हो जाता था उसकी ज़मींदारी छीन ली जाती थी। जैसा कि मैंने बताया था कि अगर ज़मींदार निश्चित तारीख तक लगान नहीं चुका पाता तो उसकी जो अधिग्रहण की हुई संपत्ति है, ज़मीन है, उसको कंपनी नीलाम कर देती थी। बहुत सारी ज़मींदारियों को कंपनी बाकायदा नीलाम कर चुकी थी। 19वीं सदी के पहले दशक तक हालात बदल चुके थे। बाज़ार में कीमतें बढ़ी और धीरे धीरे खेती का विस्तार होने लगा। इससे ज़मींदारों की आमदनी में तो सुधार आया, लेकिन कंपनी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि कंपनी अब बढ़ती हुई कीमतों के साथ राजस्व को नहीं बढ़ा सकती थी, क्योंकि कंपनी ने तो हमेशा के लिए राजस्व को तय कर चुकी थी। अब यह वह राजस्व में वृद्धि नहीं कर सकती थी। लेकिन ज़मींदारों को अभी भी ज़मीन की बेहतरी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनमें से कुछ तो बंदोबस्त के शुरुआती सालों में ही अपनी ज़मीन गंवा चुके थे। जो बचे रहे थे उन्हें भी परेशानी और निवेश का खतरा उठाए आमदनी की उम्मीद दिखाई दे रही थी। जब तक ज़मींदार किसानों को ज़मीन देकर उनसे लगान वसूल सकते थे, उन्हें ज़मीन में सुधार की परवाह नहीं थी। दूसरी तरफ गांवों में किसानों को यह व्यवस्था बहुत दमनकारी दिखाई दी। किसान को जो लगा चुकाना था वह बहुत ज़्यादा था और ज़मीन पर उसका अधिकार सुरक्षित नहीं था। लगान चुकाने के लिए अक्सर महाजन से कर्जा लेना पड़ता था और महाजन जो है उन्हें
फिर धीरे धीरे उन्हें ज़मीन से बेदखल करके ज़मीन हड़प लिया करते थे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल राज स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।